दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी दो सुपर हीरो की लड़ाई की कहानी है। एक तरफ परमाणु और दूसरी तरफ शक्तिमान योद्धा की जोरदार टक्कर। तो दोस्तों, देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्मांड जिसके अनंत क्षेत्रफल में हर पल कुछ न कुछ घटता रहता है। यूं तो ज़्यादातर घटनाएं ब्रह्मांड के घने अंधेरे में ही विलीन होकर रह जाती हैं, लेकिन कुछ वहां की सीमाओं को लांघकर पृथ्वी की तरफ लपलपा उठती हैं। ठीक आज की तरह निसंदेह यह पृथ्वी के लिए तबाही और बर्बादी के घोतक थी, लेकिन पृथ्वीवासी तो इससे बेखबर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। ठीक इंस्पेक्टर विनय की तरह तूफान से भागती इंस्पेक्टर विनय की जीप रक्षा मंत्रालय के सचिव की कोठी के सामने पहुंचकर चिंगाड़कर रुक गई। कुछ पल बाद ही किस किस चीज की चोरी हुई है आपके यहाँ? एक कंप्यूटर कार्ड की। कमाल की बात यह है कि वह कार्ड उस सामने वाले सेफ में रखा था। उस चोर ने कंप्यूटर कार्ड के अलावा किसी चीज को छुआ तक नहीं। चोर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? एकदम अनोखा था वह। मैंने ऐसा चोर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो उधर उस खिड़की से उड़ता हुआ हवा की तरह मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मुझ पर घन सा वार कर मुझे बेहोश करके वह कंप्यूटर कार्ड ले उड़ा। बुरी तरह चौंका इंस्पेक्टर विनय। वह चोर उड़ता हुआ आया था? जी हाँ, मैंने अभी इसी खुली आंखों से देखा। वह सुपरमैन की तरह उड़ता हुआ मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। ओह, उसका हुलिया वगैरह? हल्की रोशनी में मैंने उसे सिर्फ एक पल के लिए देखा था, लेकिन एक पल में ही उसका ना भुलाया जाने वाला हुलिया मेरे दिमाग में मानो प्रिंट होकर रह गया। उसने अपने चेहरे पर पीले और हरे रंग का नकाब चढ़ा रखा था। शायद वैसा ही लिबास उसके पूरे शरीर पर भी था। उसका कद बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। अगर तुम्हारे सिर से कैप हटाकर तुम्हें वह नकाब पहना दिया जाए तो तुम बिल्कुल वैसे ही लगोगे। ओह नो! बुरी तरह आंखें फाड़कर सचिव की तरफ देखते रह गया इंस्पेक्टर विनय। तुरंत ही अपने आप को संभाला। ओके जोशी साहब, मैं उस चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। वो तो ठीक है इंस्पेक्टर विनय, लेकिन तुम एकाएक पसीने से क्यों नहा गए? मैंने चोर को तुम जैसा बताया है, तुम्हें चोर नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं, बस यूं ही आज कुछ गर्मी ज़्यादा है ना, इसलिए। खैर, अब मैं चलता हूँ। हवा का झोंका सा बनकर उस कमरे से बाहर निकले इंस्पेक्टर विनय ने बाहर खड़ी अपनी जीप में बैठते ही राहत की सांस ली। सड़क पर दौड़ती जीप से ज़्यादा तेज दौड़ रहा था इंस्पेक्टर विनय का दिमाग। पिछले 2 दिनों में रक्षा मंत्रालय के 3 व्यक्तियों के घर में ऑपरेशन बम के कंप्यूटर कार्डों की चोरी हुई है। और वह चोर कौन है, यह मुझे घर पहुंचकर ठंडे दिमाग से सोचना होगा। घर के अंदर पहुंचकर एक कागज और पेंसिल लेकर बैठ गया इंस्पेक्टर विनय। रक्षा मंत्रालय के सचिव जोशी ने बताया कि उस अनोखे चोर का कद ठीक मेरे जितना है, यानी 6 फुट 4 इंच। उसके चेहरे पर शरीर पर पीला और हरे रंग का नकाब है, जिसकी पुष्टि जोशी के साथ साथ अपर सचिव खन्ना ने भी की थी। वह हवा में उड़ता है और रक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष ने बताया था कि उसकी कमर में एक बेल्ट बंधी हुई है, जिससे वह ऐसी किरणों को छोड़ता है जिससे चोर ने उन्हें अच्छी तरह बांध दिया था। ये मैंने इसकी कमर पर बेल्ट भी बना दी। ओह नहीं! इसी के साथ मारे हैरत के इंस्पेक्टर विनय के शरीर पर चींटियां सी रेंगने लगीं। आश्चर्य से फटे मुंह से निकले कुछ ही शब्द, यह तो परमाणु है। अपनी इस बात पर विनय मुस्कुराया बिना न रह सका। और फिर परमाणु वह चोरी करेगा क्यों? ऑपरेशन बम की सिक्योरिटी का इंचार्ज है, उसे भी विशेष अधिकार प्राप्त हैं वहाँ तो पहुँचने के लिए। ओ शिट! ये क्या सोचने लगा मैं? परमाणु हूँ और मैं ही इंस्पेक्टर विनय।
अगर मैं वह चोरी करता तो क्या मुझे पता नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देश और मानवता का दुश्मन परमाणु कभी नहीं बम बन सकता। उन तीनों को और साथ में मुझे कोई गलतफहमी हुई है। चोर परमाणु नहीं, कोई और है, और वह कौन है यह मैं जल्द ही खोज निकालूंगा। अब फिलहाल मुझे यह विचार अपने दिमाग से झटक देना चाहिए और नहा धोकर फ्रेश हो जाना चाहिए। कपड़े उतारकर विनय बाथरूम में पहुंचा और आश्चर्य से ऐसे उछला मानो उसने सामने कोई भूत खड़ा देख लिया हो। ओह नहीं, ये क्या? सामने रखी माउथ वॉश की बोतल पूरी की पूरी भरी हुई रखी है। मैं रोज रात को सोने से पहले माउथ वॉश जरूर करता हूँ, यह मेरा रोज का नियम है। लेकिन यह बोतल बता रही है कि मैंने कम से कम पिछले 3 दिनों से माउथ वॉश नहीं किया, क्योंकि 3 दिन पहले खरीदी गई इस बोतल की अभी तक सील भी नहीं टूटी। क्या चक्कर है ये? विनय विनय, ये आवाज़ ममता की आवाज़ है। वह शायद मुझसे मिलने आई है। विनय, अरे भाई कहाँ हो तुम? मैं यहाँ बाथरूम में हूँ। ममता तुम बैठो, मैं नहा कर अभी आया। नहाकर विनय बाथरूम से बाहर आया। हेलो ममता, कैसे आना हुआ? आई तो थी मैं शहर में 3 रहस्यमय चोरियों के बारे में तुमसे पूछताछ करने, लेकिन कुछ पूछने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह दे दूं कि अपने कानों को मैल साफ कराओ, क्योंकि ना तो अभी तुम्हें विनय के रूप में मेरी पुकार सुनाई दी और ना ही कल रात उस समय जब तुम परमाणु बनकर जाने कहाँ उड़े चले जा रहे थे। कल रात में परमाणु के रूप में तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है ममता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 3 रातों से परमाणु क्या विनय के रूप में भी घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि इन 3 दिनों में खूब लंबी तान कर सोता रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? वह तुम ही थे। मैंने तुम्हारी वीडियो कवरेज भी की है। संयोग से वह कैसेट मेरे बैग में ही मौजूद है। VCR टीवी कहाँ है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जैसे ही ममता ने VCR चालू किया, यह देखो, यह तुम ही हो ना? 100%। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कल रात परमाणु बनकर निकला था। 1 मिनट, ये कवरेज तुमने कहाँ की? कनॉट प्लेस के अशोक टावर के पास कल देर रात वहाँ आग लग गई थी, जिसे अपने वीडियो मैगजीन के लिए कवर करने के लिए मैं वहाँ पहुँची थी। कनॉट पैलेस के अशोक टावर के पास? ओह माय गॉड, वहाँ से तो 2 ब्लॉक दूर ही रक्षा मंत्रालय के सचिव जोशी की कोठी है। क्या हुआ विनय? क्या मतलब हुआ इसका? विनय तेजी से ममता को मतलब समझाता चला गया। सब कुछ सुनकर ममता विनय को यूं देखती रह गई जैसे वह चांद से उतरा प्राणी हो। नहीं विनय, ये नहीं हो सकता। तुम वह चोर नहीं हो सकते। अब तक तो मैं यही समझता था कि ममता, लेकिन तुम्हारी कवरेज साबित करती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। हाँ, गड़बड़ तो जरूर हो सकती है, लेकिन तुम चिंता मत करो। हम इस गड़बड़ के बारे में जल्द ही पता करके रहेंगे। काश प्रोफेसर साहब साइंस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए बम्बई ना गए होते तो ऐसे समय पर वह हमारी काफ़ी सहायता करते। नेवर माइंड विनय, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूँगी। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं चलती हूँ। कुछ ही घंटों बाद वापस लौटकर तुमसे मिलूँगी। तुरंत ही वहाँ से रवाना हुई ममता। विनय को इस हाल में छोड़कर जाना तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर विनय के साथ हो रही गड़बड़ को जानना है तो विनय पर नज़र रखना जरूरी है, और यह काम ममता के लिए नहीं, प्रियंका के बस का है। 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक विनय या परमाणु नज़र नहीं आया। परमाणु नज़र आया। तेजी से लहराकर प्रियंका परमाणु तक पहुंची। परमाणु रुको, परमाणु कहाँ जा रहे हो? परमाणु की आंखों के भाव देखकर चीख ही निकल गई प्रियंका के कंठ से। दूसरे क्षण वह परमाणु की तेज वार से हवा में कलाबाजियां खाती नजर आई। ओ परमाणु! अपनी कमर से वह स्प्रे गन उतारकर अपने हाथों में संभालते हुए पलटी प्रियंका। ऐसी ही किसी परिस्थिति से निपटने के लिए इस क्लोरोफॉर्म स्प्रे गन के साथ
तैयार होकर आई थी मैं। फिर जमीन की तरफ लहरा उठे परमाणु के बेहोश शरीर को प्रियंका ने अपनी बाहों में संभाला और उसे लेकर एक तरफ उड़ चली। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मैंने और भी कई उपाय कर रखे हैं, जिनमें से एक ये है। परमाणु को अच्छी तरह मोटी जंजीरों से जकड़ दिया प्रियंका ने। कुछ देर बाद जब परमाणु को होश आया तो, परमाणु शुक्र है तुम्हें होश आ गया परमाणु, मैं तुम्हारी साथी प्रियंका तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, इधर सामने मेरी तरफ देखो परमाणु। प्रियंका की तरफ क्या देखता परमाणु? वह तो अग्नि नेत्रों से अपने बंधनों को देख रहा था। उसके मुंह से झागों के साथ निकल रही थी गुरगुराहट। दूसरे पल परमाणु के जबड़े भिजते चले गए, उसके शरीर की एक एक नस फूलती चली गई, और यह सब इस बात का प्रमाण था कि परमाणु अपने बंधनों को तोड़ डालने में प्रयासरत था। ऐसी स्थिति में प्रियंका का चिंतित हो जाना लाजमी ही था। मैंने परमाणु को यह सोचकर इन जंजीरों में बांधा था कि साधारण अवस्था में परमाणु इन जंजीरों को नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं उस समय भूल गई थी कि परमाणु साधारण अवस्था में नहीं है। लेकिन उसकी यह हालत हुई कैसे? शायद कुछ याद करके चौंकी प्रियंका। कहीं परमाणु के दिमाग पर किसी ने कब्जा तो नहीं कर रखा? हाँ, बिल्कुल यही बात है। और इस अवस्था में लग रहा है कि परमाणु में 10 हाथियों का बल आ गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जंजीरें उसे ज़्यादा देर तक कैद में रख पाएंगी। और इस जंजीरों की कड़ियाँ टूटने लगीं। अब परमाणु जल्द ही इन बंधनों से तोड़ डालेगा। मुझे परमाणु को होश में लाने के लिए जल्द ही कुछ न कुछ सोचना होगा, वरना ये छूट जाने के बाद मेरे लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? तभी प्रियंका ने चुटकी बजाई। आया दिमाग में। परमाणु का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है। उसे सामान्य करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का झटका देना जरूरी है, और उसके लिए यह एकदम ठीक रहेगा। सरपट उगलती तार से लैंप से अलग करके प्रियंका ने उस परमाणु को छुआ दिया। इसी के साथ दर्द से तड़प उठा परमाणु एक झटके से अपने बंधनों को तोड़ डाला। ओह, परमाणु ने अपने बंधन तोड़ डाले, लेकिन मेरी तरकीब से वह सामान्य हुआ है या नहीं? प्रियंका की आंखों में मंडराते शंका और भय के बादल। परमाणु के बोलने के साथ ही छटे। प्रियंका, परमाणु, ओह परमाणु शुक्र, मैं तुम्हें सामान्य करने में कामयाब हुई। मैं इस हाल में कैसे? अचानक मुझे क्या हुआ था? मैं बताती हूँ, सुनो। फिर प्रियंका परमाणु को सब कुछ बताती चली गई। दिवाली के पटाखे से फूट रहे थे परमाणु के मस्तिष्क में। सब कुछ सुनने के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है प्रियंका, और वो यह कि रात के समय मेरे दिमाग मेरा नहीं किसी और के बस में रहता था, और मेरे दिमाग को बस में करने जैसा काम एक आदमी ही कर सकता है, और वह आदमी है बुद्धिपल्ट। बुद्धिपल्ट? हाँ प्रियंका, बुद्धिपल्ट ने ही मेरी बुद्धि को पलटा था, और यह उसने किया अपनी उस हार का बदला लेने के लिए जो अभी कुछ दिन पहले उसे मुझसे मिली थी। वैसे इस बार उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाकर और तुम्हारे द्वारा कंप्यूटर कार्ड हासिल करके तुम्हें एक तगड़ी मात दी है। यह मैं मानता हूँ, लेकिन इससे मैं कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑपरेशन बम जिस सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में रखा है उसे कोई मेरा जैसा ही आदमी प्राप्त कर सकता है, और चूंकि मैं अब उसके सम्मोहन से आज़ाद हो चुका हूँ, इसलिए देखते हैं वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे जैसे आदमी का इंतजाम कहाँ से और कैसे करता है। उधर बुद्धिपल्ट खत्म, सब खत्म। कितनी चालाकी से मैंने परमाणु के आसपास अपनी मस्तिष्क तरंगों का जाल बिछाया था, लेकिन परमाणु और प्रियंका ने सही समय पर चेत कर सब खत्म कर डाला। अगर परमाणु का दिमाग अभी भी मेरे कब्जे में होता तो परमाणु ने मुझे आज रात ऑपरेशन बम का मालिक बना दिया होता। अब इतनी मेहनत से हासिल किए गए ये कंप्यूटर कार्ड्स मेरे लिए बेकार हैं। अब मुझे परमाणु जैसा ही कोई ऐसा आदमी चाहिए जो अत्यधिक सुरक्षा उस लैब तक पहुंचने का साहस कर सके,
जिसमें ऑपरेशन बम मौजूद है। मुझे ऐसे आदमी को हर हाल में ढूंढना ही होगा। दिल्ली के इस वीरान क्षेत्र से कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली का दिल समझे जाने वाले उस कनॉट पैलेस में आज, जिसका नाम बदलकर इंदिरा चौक रख दिया है, अति व्यस्त एक लाल बत्ती चौराहे पर अचानक एक व्यक्ति आसमान से गिरता हुआ जमीन से टकराया। अरे, ये बीच चौराहे पर कौन आ गिरा? आसमान से गिरा या खजूर से टपका? ओए, अपने को क्या जी, अपनी हरी बत्ती तो हो गई, बस आगे बढ़ो। ठीक कहा जी। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक जाम हो जाना क्या बड़ी बात थी। बीच चौराहे पर खड़े इस शख्स की और उलझन में डाल दिया। उफ, चारों तरफ से विचित्र से कानों को फोड़ देने वाले तेज शोर गूंज रहे हैं और हमारे चारों तरफ काली धुंध होने के कारण हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। समझ में नहीं आता कि हम इस समय कहाँ हैं और यहाँ से हटकर जाएं तो किधर जाएं। ओ जमूरे, भगवान से नहीं तो रेड लाइट से तो डर, साइड से हट जा, हट जा, रास्ते से हट जा। ओए, नहीं हटता तो नहीं, सुनता, अभी सुनेगा। और तू ही क्या, तेरा तो बाप भी सुनेगा। रेड लाइट की ड्राइवर ने तेजी से बस आगे बढ़ाई और योद्धा को एक जोरदार टक्कर दे मारी। ओह! इसी के साथ हम पर प्रहार करके हमें मारने का प्रयत्न किया गया। इसका तात्पर्य हम इस समय शत्रुओं के क्षेत्र में हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक प्राणी हमारा शत्रु है। योद्धा ने अनुमान लगाया और शत्रुओं के वार का उत्तर वार से देना खूब जानता है योद्धा, बल्कि घूम भी गया उसका ढकमा घन। हाँ, योद्धा ही था वह, जिसके हाथ में न केवल तेजी से आ गया ढकमा घन, अब तो भागदौड़ मचनी ही थी। ओह, गुस्से में तो यह पूरा शैतान बन गया। भागो भागो, भाग खड़े हुए ये लोग। उस योद्धा के डर से जो हैरान था मैं, अब क्या हुआ? हम ढकमागन को घुमाने अपने हाथ को रोक नहीं पा रहे। हमारे हाथ स्वयं वार करने के लिए उठते जा रहे हैं और फिर जब हमारे आसपास चारों तरफ हमारे शत्रु ही हैं तो यह सब एकाएक भाग क्यों रहे हैं? हम पर प्रहार क्यों नहीं करते? ओह, हम पर प्रहार करने के लिए वाहन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, कुचल डालो इसे। योद्धा ने दोनों कारों को अपने हाथों से रोक लिया। पर्वत कुचले जा सकते हैं दुष्टों, लेकिन योद्धा नहीं। इसी के साथ योद्धा ने दोनों कारों को पलट दिया। अब सभी के हौसले पस्त हो चुके थे। या तो कोई राक्षस लगता है, भागकर जान बचानी होगी। भागो। और जब पब्लिक के हौसले पस्त हो जाते हैं तो उन्हें याद आती है, पुलिस बचाओ, उस शैतान के हाथों से इस शहर को तबाह होने से बचाओ। इसी के साथ कुछ हेलीकॉप्टर और पुलिस की गाड़ियां उसकी तरफ रुख करती हैं। योद्धा को घेर लिया गया। खत्म कर दो इसे, फायर। दूसरी क्षण गोलियां तो सैकड़ों बरसी, लेकिन योद्धा ने एक को भी अपने तक नहीं पहुंचने दिया। और फिर बारूद के खेल में हम भी शातिर खिलाड़ी हैं। ये दूसरी बात है कि हमारा उद्देश्य तुम्हारी तरह किसी के प्राण लेना नहीं है, चाहे सामने शत्रु ही क्यों ना हो। सामने वाले सभी सिपाहियों को ढेर के रूप में बेहोश करके अभी योद्धा संभला भी न था कि हेलीकॉप्टर वालों ने योद्धा पे हमला कर दिया। दुष्टों, अब आपका अंत आ गया। और योद्धा ने वहां पड़ी एक गाड़ी को उठाया और हेलीकॉप्टर पर दे मारा। कॉप्टर डैमेज हो गया, कूदो। अपने उस हरकत पर एक बार फिर हैरान हुआ योद्धा। ओह, हम उन मनुष्यों की मौत का कारण बन गए, लेकिन हम क्या करें? हमें पता ही नहीं कि हम हमारे हाथों में वाहन के टुकड़ों को उठाकर उस हेलीकॉप्टर पर मार दिया। उफ, ये हम क्या हुआ है? इधर मौत से बचने के चक्कर में हमने मौत के मुंह से छलांग लगा दी है। जमीन से टकराकर हमारा कचूमर निकल जाएगा। बचाओ, हम सीधा मौत के मुंह में जा रहे हैं। अब हमें कोई नहीं बचा सकता।
बचा सकता है। ऊपर वाले ने जिस मुकद्दर में मौत ना लिखी हो उसे बचाने कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। तभी वहाँ परमाणु नजर आया। ओह, सुरक्षित नीचे छोड़ने के साथ ही परमाणु फिर हवा में लहराया। अब मुझे बचाना है पूरे शहर को और इसके लिए टकराना है। इससे प्रोफेसर साहब होते तो इस मुसीबत का पता तुरंत ही चल जाता, लेकिन मीडिया की वजह से मुझे इसका पता कुछ देर बाद लगा। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कुछ खास नहीं बिगड़ा है। अभी भी मैं इसे रोककर एक बहुत बड़ी तबाही को रोक सकता हूँ। लेकिन यह आया कहाँ से और मैं कौन? धड़ाक! इस व्यक्ति के ऊपर से गिरने वाले मनुष्यों को बचाकर हमें पाप का अधिकारी होने से बचाया, परंतु फिर भी ना जाने क्यों हम इस पर प्रहार कर रहे हैं। और योद्धा के हाथ अपने आप चल रहे थे। क्या कर रहे हैं हम? इसके शरीर से भारी बिजली की फुर्ती और वार करने के स्टाइल की भी दाद देनी होगी। इसी के साथ परमाणु ने योद्धा पर एक जोरदार वार किया, लेकिन कम हम भी नहीं हैं। परमाणु के उस तेज वार ने योद्धा की विचारधारा को बदल दिया। इसके तेवर बता रहे हैं कि यह निसंदेह हमारा शत्रु है। आप हमारे शत्रु हैं, लेकिन हम आपकी सूझबूझ और प्रहार करने के ढंग की दाद दिए बिना ना रह पाएंगे। सच पूछिए तो आप जैसों के साथ लड़ने में और पराजित करने में ही हमें आनंद आता है। ओह, इसके अनोखे हथियार ने मोटे लोहे के टुकड़े को मूली की तरह काट कर रख दिया। यह इस हथियार के बल पर ही प्रलंकारी बना हुआ है। इसे अपने किरणों से नष्ट करना होगा। ओह, यह क्या! मेरी घातक किरणों ने इसके हथियार का बाल भी बांका नहीं कर पाई। जाने किस रहस्यमय धातु का बना हुआ है ये। खैर, मेरी किरणें इसके हथियार का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन परमाणु रस्सी जरूर कुछ न कुछ करेगी। दूसरे क्षण परमाणु रस्सी ने योद्धा को बेबस कर डाला, लेकिन योद्धा जैसे योद्धा के एक पल से ज़्यादा कहाँ बेबस रह पाते हैं। शत्रु के हर शिकंजे के साथ साथ ओह, उसका मुंह तोड़ना भी हम खूब जानते हैं। ओह, तेरे हाथों में थमा तेरा हथियार ही तेरी मुख्य शक्ति है योद्धा। इसका तेरे हाथ से छूटना नियतता ही जरूरी है। अब देखें खाली हाथ तू कैसे अपने आप को बेहोश होने से बचाता है। क्यों अब बंदर की तरह क्यों उछल कूद करने लगा? अब दिखा अपनी ताकत। आप इस न्यत्थे पर अपनी पेटी की शक्ति से प्रहार करके हमारी शक्ति देखना चाहते हैं। हम आपको अपनी शक्ति अवश्य दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी निहत्था कर दें। आई! योद्धा ने झपटकर उस युवती को दबोच लिया। अपनी पेटी को अपनी कमर से उतारकर तुरंत ही फेंक दो मित्र, अन्यथा हम इस महिला को जमीन पर पटक पटक कर समाप्त कर डालेंगे। जल्दी करो मित्र, जल्दी। ओह, उस युवती की जान बचाने के लिए मुझे इस दरिंदे की बात माननी होगी। परमाणु ने तुरंत ही अपनी बेल्ट खोल दी। शाबाश! अब जरा अपने हाथों से इस पेटी को दूर भी फेंक दीजिए, जल्दी कीजिए। परमाणु को वहाँ भी करना पड़ा। आश्चर्य है, हम योद्धा होकर भी एक अबला की आड़ लेने जैसा वह नीच कार्य कर रहे हैं, जो हमें कतई शोभा नहीं देता। ना चाहते हुए भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसी के साथ अब हम आपको दिखाते हैं कि हम अपने अस्त्र ढकमागन के बिना भी कितने घातक हैं। और योद्धा के एक बार से परमाणु कई पलटियां खाता हुआ दूर जा गिरा। हमारी शक्ति का ये तो मात्र नमूना भर है। आगे आगे दिखाएंगे क्या होता है। लगता है तुझे अपनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है, लेकिन परमाणु से टकराकर जल्दी चूर चूर हो जाएगा तेरा घमंड। परमाणु के तेज वार से दीवार तोड़कर परली तरफ पहुंचा योद्धा। बिना कोई पल गवाए वापस आया। योद्धा के सामने छिन्न भिन्न होकर रह जाएगी आपकी शक्ति। अब दो शक्तिशाली एक दूसरे की शक्ति तोलने में लगे हुए थे। इस लड़ाई में दोनों योद्धाओं में से किसकी विजय हुई? क्यों ये दोनों आपस में उलझ पड़े?
दोनों के दिमाग किसके कब्जे में थे? ये सब उत्तर जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाके इसका दूसरा भाग टक्कर भाग 2 देखें। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी बेहतरीन कहानियाँ।